हेलो, आज हम प्रबंध के स्तर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा था प्रबंध प्रकृति एवं महत्व, उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे प्रबंध के स्तर। प्रबंध के स्तर को हम इंग्लिश में बोलेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध के स्तरों को कुल 3 भागों में बांटा गया है। 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से? उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और श्रमिक व कर्मचारी। ठीक है, तो जो उच्च स्तरीय प्रबंध होंगे वो हमारे जो उच्च स्तरीय प्रबंध है वो हमारे क्या कहलाएंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट कहलाएंगे। और जो मध्य स्तरीय प्रबंध है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहलाएगा। और जो श्रमिक व कर्मचारी हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट कहलाएगा। ठीक है, और इसको हम सुपरवाइजर मैनेजमेंट भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत देख रेख की जाती है। उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत हम देखेंगे अध्यक्ष आते हैं, प्रबंध आता है, संचालक आते हैं, संचालक मुख्य प्रबंधक आते हैं। ठीक है, अध्यक्ष, प्रबंध संचालक जो प्रबंध का संचालन करते हैं, जो मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, और मुख्य संचालक जो मुख्य प्रबंधक जो मेन मैनेजमेंट संभालते हैं पूरे उसके मुखिया। नेक्स्ट आते हैं जब अपन मिडिल उसमें आते हैं मैनेजमेंट पे, तो देखिए विभागीय प्रबंधक, जो विभागीय यानी डिपार्टमेंट, तो जो डिपार्टमेंट बटे हुए होते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उनको बांट देते हैं। डिपार्टमेंट बनने से क्या होगा कि जो काम करने की प्रक्रिया होगी वो बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित ढंग से होगी, क्योंकि जब विभागीय प्रबंधक और उसका एक मुखिया बना दिया जाएगा, हर डिपार्टमेंट का एक मेन लीडर बना दिया जाएगा, तो वो डिपार्टमेंट का कौन हो जाएगा? प्रबंधक यानी मैनेजर हो जाएगा। ठीक है, उसी में नेक्स्ट है विभागीय उप प्रबंधक, यानी इसके विभागीय प्रबंधक के अंडर में उप प्रबंधक, यानी इसके अंडर में ये काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे श्रमिक व कर्मचारी। अब श्रमिक व कर्मचारी में देखेंगे पर्यवेक्षक फोरमैन। पर्यवेक्षक फोरमैन में कौन कौन आते हैं? ये कहलाते हैं श्रमिक व कर्मचारी। इसमें जो कार्य कर रहे हैं, मतलब कार्य पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्व करना, किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कर्मचारी ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको क्या करना? ऑब्जर्व करना, देखना कि जो भी कार्य जितने समय में करना है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिन नीति नियमों के अनुसार कार्य को करना है उन्हीं के अकॉर्डिंग कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? पर्यवेक्षक या फोरमैन देखेंगे। तो हमने प्रबंध को कितने स्तर में बांट दिया? कुल 3 स्तर में बांट दिया, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और श्रमिक व कर्मचारी, यानी टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया और लास्ट में लोअर लेवल हो गया। ठीक है, और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सारे प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। और ये अप्रबंधकीय सदस्य होते हैं, जो और भी नीचे होंगे वो कौन होंगे? अप्रबंधकीय सदस्य की श्रेणी में आएंगे, यानी बहुत सारे जो होंगे ABCD और भी सदस्य जो होंगे वो अप्रबंधकीय श्रेणी में आएंगे, यानी वो मुखिया नहीं होंगे, जैसे वो श्रमिक जो कार्य कर रहे हैं उनकी श्रेणी में आएंगे। इन तीनों से रिलेटेड हमको थ्योरी भी कॉपी में लिखनी है। ठीक है, देखिए बच्चों, प्रबंध के स्तर के बाद हम पढ़ेंगे प्रबंध का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध यानी पूर्ण जो उपक्रम है उसको व्यवस्थित ढंग से रखना मैनेजमेंट यानी प्रबंध का काम होता है ना। इसके अंतर्गत निर्देशन, नियोजन, संगठन, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत नियंत्रण आती हैं। तो देखें इसका महत्व क्या है? बिना प्रबंध के क्या व्यवसाय सफल होगा? नहीं, उसके कुछ महत्व यानी गुण यानी लाभ।
ठीक है। तो पहला बिंदु है हमारा संसाधनों का कुशलतम उपयोग। प्रबंध के माध्यम से ही हम जो भी व्यवसाय में संसाधन लगाए गए हैं उसका कुशलतम प्रयोग करके व्यवसाय का संचालन करते हैं, व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं और ठीक ढंग से हम व्यवसाय में सभी कर्मचारी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कुशलतम प्रयोग के कारण यानी उनमें जो भी कार्यशैली होती है उसका पूरा प्रयोग करते हैं और कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं। कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन करने के बाद उनको क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कि उनको अधिक से अधिक कार्य बढ़ेगा और व्यवसाय में कम लागत पर अधिक उत्पादन यदि होगा तो व्यवसाय को लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट है औद्योगिक जटिलताओं का समाधान करना। औद्योगिक जटिलता यानी आज का कंपटीशन का समय है और काफ़ी व्यवसाय में समस्याएं आती हैं। जैसे वैश्वीकरण को ले लें हम, देश विदेश से जब हमारे व्यापार चल रहे हैं तो कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं, लेकिन प्रबंध में वो गुण होता है कि इन जटिलताओं को पता लगाना और उनको दूर करना है। किसके अंतर्गत आता है, प्रबंध के अंतर्गत। और प्रबंध के 3 भाग हम पढ़ चुके हैं, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। तो ये प्रबंध ही मिलकर इन जटिलताओं का क्या करता है, समाधान करता है। फिर है गलाकाट प्रतियोगिता का सामना करना। गलाकाट प्रतियोगिता का सामना करना यानी आज के समय में हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा व्यवसाय आगे बढ़े, मेरा प्रोडक्ट ही मार्केट में आए। इसके लिए क्या करना, गलाकाट प्रतियोगिता यानी हमारा कम से कम मूल्य पर अधिक से अधिक गुणवत्ता वाली वस्तुओं को मार्केट में लेकर आना ताकि उपभोक्ता क्या करे, उसको खरीदे। अब कम मूल्य का मतलब ये नहीं है कि हम कैसी भी वस्तु का उत्पादन कर दें, नहीं, उस वस्तु में पूर्ण रूप से गुणवत्ता भी होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। नई नई वस्तुओं का उत्पादन करना और फिर मार्केट में उतरना। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम इस प्रतियोगिता में आगे ज़रूर बढ़ेंगे व्यापारी। ये सब किस पर डिपेंड करता है, प्रबंध पर। वो नई नई टेक्निक, नई नई योजना बनाकर नई नई वस्तुओं का उत्पादन करना कर्मचारियों के माध्यम से, श्रमिकों के माध्यम से, ये किस पर है, गलाकाट प्रतियोगिता का फिर हम सामना कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम रूढ़िवादिता के अनुसार कार्य करें, जैसे पुराने पहले के हिसाब से जैसा व्यापार चलता था, जिन वस्तुओं का उत्पादन होता था, आज के समय में भी यदि हम वैसे ही उत्पादन करें तो स्वाभाविक सी बात है कि हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। समय आगे चलने का है तो हमको आगे चलने के लिए प्रतियोगिता यानी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। हमारे आगे कितने कॉम्पिटिटर खड़े होंगे, कितने व्यवसायी खड़े होंगे, वो किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, किस कारण हम उनसे पीछे जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को व्यापार करना है। तो सभी जगह व्यापार करना है और कंपटीशन भी बहुत है। किस कारण से व्यापार में आगे जा रहा है, क्या कारण है कि व्यापार में हमसे जो व्यापारी है, अगला व्यापारी है, अगला कॉम्पिटिटर है, वो किस कारण से आगे जा रहा है। यदि हम रूढ़िवादिता पहले जैसे व्यापार करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं व्यापार पीछे रह जाएगा। तो हमको नई नई वस्तुओं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से चलना है, नई नई वस्तुओं का उत्पादन करना और जो भी कॉम्पिटिटर है उनका सामना करना और व्यवसाय को आगे बढ़ाना। ये सब किस पर है, प्रबंध के माध्यम से ही पूरी नीति तैयार की जाएगी तभी होगा। नेक्स्ट है वृहद आकार के उपक्रम का कुशलतापूर्वक संचालन। वृहद आकार के उपक्रम यानी आज हम वैश्वीकरण के कारण व्यापार का जो स्तर है, वैश्वीकरण यानी विश्व स्तर पर, तो जो हमारे व्यवसाय का स्तर है वो काफ़ी रूप में क्या हो गया है, बढ़ गया है, फैल गया है, उसका फैलाव काफ़ी हो गया है। आज हम देश विदेश, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा व्यापार कहीं ना कहीं चल रहा है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे कि कुशलतापूर्वक संचालन। कुशलतापूर्वक संचालन यानी ठीक ढंग से उसका पूरा संचालन किया जा सके। ये किस पर आधारित है, प्रबंध पर ही आधारित है कि व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन होना। ये अच्छे जो प्रबंध का महत्व गुण है, ये प्रबंध के द्वारा ही, यदि प्रबंध का गुण उसमें का समावेश है तो ही ये हो सकता है। फिर अगला है राष्ट्र का विकास करना। राष्ट्र का विकास करना यानी जब हमारा देश आगे बढ़ेगा, जब हमारा व्यवसाय आगे बढ़ेगा तो हमारे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। देश की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी तो हमारा जीवन स्तर सुधरेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से राष्ट्र का क्या होगा, विकास होगा। राष्ट्र में पूंजी आएगी, आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी और व्यवसाय में प्रगति के कारण जीवन स्तर में सुधार, रहन सहन में सुधार, रोजगार के अवसर, ये सब राष्ट्र का विकास में सहयोग देंगे। तकनीकी ज्ञान का विकास। तकनीकी ज्ञान का विकास जो प्रबंधक हैं वो नई नई तकनीकों के माध्यम से कर्मचारियों को व्यापार चलाने की सीख देते ताकि किसी भी प्रकार से हम
पीछे ना रह सके, कंपटीशन जो हमारे सामने आ रहे हैं उनका हम सामना कर सके। तो ये किस पर है? तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी का विकास करना, यानी नई नई नीतियों को निर्धारण करते हुए व्यवसाय का संचालन करना। ये किसके अंतर्गत आएगा? प्रबंध के महत्व के अंतर्गत। यानी हमने जो 6 बिंदुओं पर हमने पढ़ा, ये प्रबंध के महत्व है, इसके अंतर्गत ही हम प्रबंध के महत्व को लिखेंगे। तो प्रबंध के महत्व यानी गुण और लाभ, ये सब एक ही हैं, तो इसको हम व्यवस्थित कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।